दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस रॉकेट पर। दोस्तों, आज से हम मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है बजट 2023-24। आज की वीडियो की पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप पर। देखिए दोस्तों, बजट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो अगले एक साल में जितने भी एग्जाम्स होंगे, जैसे स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स होंगे, यूपीएससी का एग्जाम होगा, एसएससी, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, तो सभी पेपर के लिए बजट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बजट में से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जब तक अगला बजट नहीं आएगा एक साल बाद, तब तक इस बजट से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज हम बजट को एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, बजट के सभी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं है। जितने भी बजट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज के वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो करंट ईयर है 2022-23, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बजट में बताया गया है कि 7% रहेगी। करंट ईयर की इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ईयर 31 मार्च 2023 को ख़त्म होगा, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी 7%। और जो अगला साल है 2023-24, उसके लिए प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया गया अगले साल के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को, वो है 6 to 6.8%। ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में ये ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया है कितना, 6 to 6.8%। और जो अभी करंट ईयर है 2022-23, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी 7%। ठीक है, अब ये फिगर आप देखिए। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 45 लाख करोड़, टोटल रिसिट 45 लाख करोड़। तो ये जो बजट है, ये 45 लाख करोड़ का बजट है। टोटल कितने का बजट है? कुल 45 लाख करोड़ का बजट है। अब आप ये देखो, रिवेन्यू रिसिट कितनी है? रिवेन्यू रिसिट है 26.3 लाख करोड़ और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 35 लाख करोड़। मतलब जितनी रिवेन्यू इनकम गवर्नमेंट को होती है, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इसकी भरपाई कहाँ से की जाती है? इसकी भरपाई की जाती है लोन लेकर। तो अगर हम रिवेन्यू रिसिट में से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में फिगर आ जाएगी। तो ऐसे बजट को बोला जाता है डेफिसिट बजट। तो ये जो रिवेन्यू डेफिसिट है, ये 8,69,855, ये डिफरेंस है इसका। रिवेन्यू रिसिट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो है ये 8,69,855। इसको बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। ये 2.9% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, अब अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 10 लाख। अब अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड कर देते हैं, ये है जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी 2023-24 में। ठीक है, कितना पैसा खर्च करेगी? 45 लाख करोड़। अब ये 45 लाख करोड़ आएगा कहाँ से? ये रिवेन्यू रिसिट तो ये होगी, जिसमें जैसे रिवेन्यू रिसिट के दो पार्ट होते हैं, एक टैक्स रिवेन्यू, एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू दोनों को जोड़कर 26.3 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा। बाकी पैसा 18.7 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? वो आएगा कैपिटल रिसिट से। कैपिटल रिसिट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिट, एक होता है डेब्ट कैपिटल रिसिट। डेब्ट का मतलब है लोन। ये तो गवर्नमेंट लोन लेगी इस साल। कितना लोन लेगी? 17.9 लाख करोड़। एग्जैक्टली ये है ये फिगर। ये अप्रोक्सीमेट है, ये है एग्जैक्ट फिगर। 17,86,816 करोड़, मतलब 17.9 लाख करोड़, 17,86,816 करोड़। इतना पैसा तो गवर्नमेंट लोन लेगी। और ये 0.8 लाख करोड़ है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिट। जैसे गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है उसको बोला जाता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिट्स। तो ये पैसा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिट्स से आएगा और इतना पैसा गवर्नमेंट लोन लेगी। और जो पैसा गवर्नमेंट लोन लेती है अपने एक्सपेंडिचर को फिनेंस करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर की पूर्ति करने के लिए, इसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? 17,86,816 करोड़। ये परसेंट ऑफ जीडीपी के टर्म्स में 5.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो अब आप रिवेन्यू डेफिसिट समझ गए,
फिस्कल डेफिसिट समझ गए, और ये भी समझ गए कि टोटल रिसिट और टोटल एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर क्यों है। तो वो इसलिए बराबर है कि गवर्नमेंट इस साल 45 लाख करोड़ का खर्च करेगी, इतनी इनकम गवर्नमेंट को होगी 26.3 लाख करोड़, बाकी इतना 0.8 लाख करोड़ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिट से जुटाएगी, बाकी इसकी पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी। कितना लोन लेगी? 17,86,816 करोड़। ये होती है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट भी आप समझ गए और रिवेन्यू डेफिसिट भी आप समझ गए। अब आप इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट देखो। अगर हम जो ये रिवेन्यू डेफिसिट होती है, ये रिवेन्यू डेफिसिट, इसमें एक पार्ट होता है जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देती है, ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो ये ग्रांट इन एड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, तो स्टेट्स क्या करते हैं? स्टेट्स इसका कुछ ना कुछ पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करते हैं, मतलब एसेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम रिवेन्यू डेफिसिट में से वैसा पैसा सब्सट्रैक्ट कर देते हैं जो पैसा स्टेट्स एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करने के लिए, तो हमारे पास आ जाता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ये इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का नया कंसेप्ट है, ये 2011-12 के बजट से इंट्रोड्यूस किया गया था। समझ गए? अब प्राइमरी डेफिसिट को देखो। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है? प्राइमरी डेफिसिट होती है, जैसे फिस्कल डेफिसिट है, इतना गवर्नमेंट ने लोन लिया 17.9 लाख करोड़, इसमें से कुछ पैसा, जैसे गवर्नमेंट ने जो लोन पहले लिए हुए हैं ऑलरेडी जो लोन गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में, तो उसका इंटरेस्ट चुकाने के काम आता है इसमें से कुछ पैसा। ये जो 17.9 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने लिया, एग्जैक्टली ये 17,86,816 करोड़, तो इसमें से कुछ पैसा जो पुराने लोन गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं उसका इंटरेस्ट चुकाने के काम आता है। वो कितना है इंटरेस्ट है वो 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसमें से 10 लाख करोड़ को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो फिगर आती है ये 7,06,845 करोड़। तो ये इसको बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, नीचे में इसका फॉर्मूला दिया है। तो ये आप समझ गए ना, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट होता है क्या होती है। तो ये इसमें आपको देखो 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये डेफिसिट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है फिस्कल डेफिसिट पर। तो एक तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक इम्पोर्टेंट है इस बार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें 33% की ग्रोथ की गई है, 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये जैसे पहले ये था 7.3 लाख करोड़, तो 33% की ये लास्ट ईयर था 2022-23 में, तो इसमें 33% की ग्रोथ करके इस बार ये 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो एक तो आपको ये 10 लाख करोड़ याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पूछा जा सकता है। इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने भी काफ़ी बार बोला अपनी बजट स्पीच में कि हमने 33% की ग्रोथ करके कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ कर दिया है। और ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमेशा से, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। समझ गए आप? तो प्राइमरी डेफिसिट कितनी है? 2.3% ऑफ जीडीपी। अब आगे चलते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशो इंपॉर्टेंट होता है, ये 11.1% है। जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है, तो वो टैक्स कलेक्शन जीडीपी का 11.1% के बराबर होता है। अब ये डेफिनेशन देख लो जो मैं ऊपर बता रहा था। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो गवर्नमेंट पहले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में जो गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है, जो गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी लोन चल रहा है, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए जो पैसा यूज होता है, अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होती है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट। तो अगर ये माइनस में आता है तो होता है डेफिसिट बजट, और अगर ये प्लस में आता है तो होता है सरप्लस बजट। चलिए
आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बजट में। एक तो ये इंपॉर्टेंट है विजन फॉर अमृतकाल, इसमें 3 पॉइंट है विजन फॉर अमृतकाल में, ये 3 पॉइंट आप याद कर लेना। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, और बजट की 7 प्रायोरिटीज है, अमृतकाल की 7 प्रायोरिटीज है, इनको नाम दिया गया है सप्तऋषि। सप्तऋषि ये टर्म आप याद कर देना, ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और ये सप्तऋषि में क्या क्या 7 पॉइंट है ये मैं आगे बताता हूँ आपको। ये है 7 प्रायोरिटीज ऑफ बजट 2023-24 जिनको नाम दिया गया है सप्तऋषि। तो इसमें 7 पॉइंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 प्रायोरिटीज है बजट की, 7 प्रायोरिटीज, इनको नाम दिया गया है सप्तऋषि। तो इनको आप एक बार याद कर लेना, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर विल बी बिल्ट एज एन ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस एंड द ग्रोथ ऑफ एग्रीटेक इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप, एग्रीकल्चर के सेक्टर में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, इंडिया में अभी तक कोई भी एग्रीटेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बना है, नो एग्रीटेक यूनिकॉर्न टिल नाउ। ठीक है, इंडिया इज येट टू गेट इट्स फर्स्ट एग्रीटेक यूनिकॉर्न। एग्रीकल्चर के फील्ड में जितने भी स्टार्टअप काम कर रहे हैं अभी तक कोई भी स्टार्टअप इतना ग्रो नहीं किया गया है कि उसे एज ए यूनिकॉर्न क्लासिफाई किया जा सके। मतलब अभी तक भी कोई भी यूनिकॉर्न एग्रीटेक के फील्ड में नहीं है कोई भी स्टार्टअप। ठीक है, अगला ये बनाया जाएगा एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो स्टार्टअप काम करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए बनाया जाएगा। सेटअप टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप्स। ठीक है, अगला आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा किस लिए, ये हॉर्टिकल्चर के लिए है। ये will be launched to boost availability of disease free quality planting material for high value horticultural crops। इसके अंतर्गत डिसीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर के लिए तो प्लांटेशन के लिए प्लांटिंग मटेरियल इस प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को, ताकि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसके लिए 2200 करोड़ का प्रोविजन किया गया है बजट। ठीक है, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। तो मिलेट्स को बजट में श्री अन्न का नाम दिया गया है, श्री अन्न मिलेट्स। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपसे किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि मिलेट्स को बजट में क्या नाम दिया गया है, श्री अन्न। तो इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को हेल्प की जाएगी, ताकि मिलेट के फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, Indian Institute of Millet Research Hyderabad will be supported as the center of excellence for sharing best practices research and technologies at the international level। तो ये मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स का प्रोडक्शन इंडिया में नंबर 1 पर होता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो मिलेट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद की मदद की जाएगी। अगला है एग्रीकल्चर का क्रेडिट। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट दिया जाता है उसका हर साल एक टारगेट फिक्स किया जाता है। तो इस बार वो टारगेट फिक्स किया गया है 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ठीक है, विद फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। ठीक है, आगे
एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, इसके बारे में मैं आगे बताया है। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्यों बनाई जा रही है? ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जब कोरोना आया था, कोरोना कब आया था? मार्च 2020 में। तो 2 साल तक स्कूल बंद रहे, बच्चे जा नहीं पाए स्कूल में। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पर ऑनलाइन का प्रोविज़न भी उतने अच्छे से नहीं हो पाया। तो बच्चों को जो लर्निंग लॉस हुआ, जो बच्चों का नुकसान हुआ, स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, जो लर्निंग लॉस उनको हुआ, उसकी पूर्ति करने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है। आगे हमारे देश में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ है 63,000। ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में, रूरल एरियाज़ में लोन देती है। इसकी फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो ऐसी 63,000 सोसाइटीज़ के कंप्यूटराइजेशन के लिए 2516 करोड़ का प्रोविजन बजट में किया गया है। उन सब का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रीचिंग द लास्ट माइल। देखो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपने सुना हुआ होगा। जो सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम का नाम दिया गया था और एक प्रोग्राम शुरू किया था, गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट उसी को ही आगे बढ़ाते हुए एक नया प्रोग्राम शुरू करेगी, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत 500 ब्लॉक को चूज किया गया है। इन 500 ब्लॉक में जो इसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, हेल्थ सेक्टर में न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब प्रोवाइड कराने के लिए इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, इन 500 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में। ठीक है, ये दिया है। गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम कवरिंग 500 ब्लॉक्स, ये 500 है, 500 ब्लॉक्स फॉर सेचुरेशन ऑफ इसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये सबसे पिछड़े हुए जो 500 ब्लॉक हैं उन ब्लॉक्स में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए ये टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा और सपोर्ट स्टाफ का 4740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये स्कूल्स ट्राइबल एरियाज में होते हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इनमें नॉर्मली होता क्या है कि ट्राइबल एरियाज में, रिमोट एरियाज में टीचर्स जाना नहीं चाहते हैं, तो इनमें टीचर्स की शॉर्टेज रहती है, सपोर्ट स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। तो गवर्नमेंट ने बजट में कहा है कि अगले 3 साल में इन स्कूल्स के लिए 38,800 टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7 प्रायोरिटीज मैं आपको बता दिया था। 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट 2023-24 विल बी नोन एज सप्तऋषि, और ये 7 प्रायोरिटीज दी गई है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये 5वां बजट था जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर है अभी निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा पेश किया गया, ये 5वां बजट था। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का ये 75वां बजट था और पेपरलेस बजट था ये थर्ड पेपरलेस बजट, 75th बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और 5th बजट ऑफ निर्मला सीतारमन, करंट फिनेंस मिनिस्टर। 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, 22 में दूसरा और 2023 में अब थर्ड पेपरलेस बजट था ये। ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब्स में पहली बार चेंज हुआ है 8 साल के बाद, 8 साल के बाद इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज आफ्टर 8 ईयर्स। अगर किसी की इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है टोटल इनकम, तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा न्यू टैक्स रिजीम में। तो 7 लाख तक की इनकम, अगर किसी की ग्रोस इनकम 7 लाख है तो 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा न्यू टैक्स रिजीम में। अब आगे चलते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 45 लाख करोड़ का बजट है, तो ये 45 लाख करोड़ आता कहाँ से है वो देख लीजिए। रूपी कम्स फ्रॉम, इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। जो 17 लाख करोड़ जो फिस्कल डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है 17 लाख करोड़, ये 34% के बराबर है। वो तो 34% तो पैसा आता है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से। सेकंड नंबर का सोर्स है जीएसटी, जीएसटी से 17% पैसा आता है। थर्ड नंबर का सोर्स है कॉरपोरेट टैक्स 15%, और फोर्थ नंबर पे इनकम टैक्स 15%, और फिफ्थ नंबर पे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 7%।
जो 45 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च करेगी, जो बजट है टोटल, कितने का बजट है, 45 लाख करोड़ का, वो पैसा आएगा कहाँ से, तो वो पैसा आएगा बोरोइंग से 34%, जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 17%, कॉरपोरेट टैक्स से 15%, इनकम टैक्स से 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%। अब गवर्नमेंट का खर्च देख लो, रुपी गोज टू, मतलब एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ गवर्नमेंट करेगी ये 45 लाख करोड़ का, वो थोड़ा सा देख लो। ये इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा 20% पैसा, जो गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी लोन चल रहे हैं प्रीवियस फिनेंशियल ईयर्स के, तो उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए 20% पैसा जाएगा। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, जो टोटल टैक्स होता है यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें से जो फिनेंस कमीशन बनाया जाता है, फिनेंस कमीशन, तो फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार वो जो रिवेन्यू होता है, टैक्स रिवेन्यू, उसमें से कुछ टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। तो जो शेयर करती है उसमें 18% पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को चला जाएगा, स्टेट का शेयर, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार। थर्ड नंबर पे होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, और फोर्थ नंबर पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। तो वो 45 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च होगा, और ऊपर मैंने बताया कि कहाँ से आएगा, ठीक है। अब हेल्थ सेक्टर में आ जाइए। हेल्थ सेक्टर 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, 2014 के बाद से 157 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। तो उन 157 जो नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, उन सभी में उनके कैंपस के अंदर नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस। एक सिकल सेल एनीमिया होता है, ये है जेनेटिक डिसीज़ है, आनुवंशिक रोग है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए एक मिशन चलाया जाएगा, मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047 में 100th ईयर होगा इंडिया की इंडिपेंडेंस का, जो अभी अमृतकाल चल रहा है, 25 साल तक चलेगा अमृतकाल, 2022 से शुरू होकर 2047 तक, ठीक है। तो जो अमृतकाल का लास्ट ईयर होगा, जब भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, तब तक इसको सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके लिए एक मिशन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। हेल्थ सेक्टर पर जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, वो 2022-23 में 2.1% ऑफ जीडीपी पहुंच गया है। अब हम जो हेल्थ सेक्टर पर खर्च कर रहे हैं, वो 2.1% ऑफ जीडीपी खर्च कर रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है कि हम हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो जो मैं आपको ऊपर बताया था, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी। क्यों सेटअप की जाएगी? फॉर द लर्निंग लॉस ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के दौरान जो छात्रों का लर्निंग लॉस हुआ है, जो छात्र स्कूल में नहीं जा पाए हैं, बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया था उनको, तो वो उतना लर्न नहीं कर पाए जितना लर्न उनको कर लेना चाहिए था। तो उसके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। टू बिल्ड ए कल्चर ऑफ रीडिंग, द नेशनल बुक ट्रस्ट, द चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट एंड अदर सोर्सेज विल बी एनकरेज्ड। एक ये रीडिंग की हैबिट बच्चों में इनकलसेट करने के लिए, रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से क्या किया जाएगा? नॉन करिकुलर टाइटल्स, ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, नॉन करिकुलर टाइटल्स इन इंग्लिश रीजनल लैंग्वेजेस टू दीज फिजिकल लाइब्रेरीज। इन लाइब्रेरीज को, ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट और ये सब होंगे, ये नॉन करिकुलर टाइटल्स प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेजेस में। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मेनली लॉन्च की गई है लर्निंग लॉस के लिए, फॉर द लर्निंग लॉस ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। ये आप समझ गए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब आगे आ जाओ। जो मिलेट्स का मैं आपको बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को गवर्नमेंट एनकरेज करेगी इंसेंटिव्स के थ्रू। तो ये 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलेट्स के फील्ड में मिलेट्स को सिरी अन्न का नाम दिया गया, ये भी मैं आपको बताया था, सिरी अन्न। तो यहाँ पर एक ये डाटा है मिलेट्स से संबंधित। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स होते हैं कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स,
हिंदी में बोलते हैं इनको मोटे अनाज, मोटे अनाज। ठीक है, आगे चलते हैं फिशरीज सेक्टर में। फिशरीज सेक्टर में एक सब स्कीम लॉन्च की जाएगी अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस स्कीम के लिए 6,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। 6,000 करोड़ से ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट के फील्ड में एक ये नई स्कीम लॉन्च की जाएगी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान ट्रेडिशनल क्राफ्ट के फील्ड में, पारंपरिक कला के फील्ड में ए पैकेज ऑफ असिस्टेंस फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन आर्टिसंस। किस लिए? उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, जो वे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी रीच बढ़े, स्केल एंड रीच ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद एमएसएमई वैल्यू चेन। तो इस स्कीम का नाम आप याद कर लेना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। एक स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए फिशरीज के सेक्टर में लॉन्च की जाएगी। 6,000 करोड़ इसके लिए प्रोविजन किया गया बजट में। अब आगे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 100 प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे वो मेनली इस सेक्टर में, कि स्टील के सेक्टर में पोर्ट्स, फर्टिलाइज़र, कोल, जैसे कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके लिए, फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके लिए। तो ये 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए टोटल 75,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है बजट में। इन 75,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ प्राइवेट सोर्सेज से जुटाए जाएंगे। मतलब ये जो प्रोग्राम रहेगा ये सार्वजनिक निजी भागीदारी में रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जैसे ये 75,000 करोड़ का बजट में प्रोविज़न किया गया है, तो इसमें से 75,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कैपिटल आउटले मैं आपको वहाँ पर भी बताया था 10 लाख करोड़ इस बार कर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये 10 लाख करोड़, ये 33% की ग्रोथ की गई है इसमें, बाई 33% टू ₹10 लाख करोड़। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये टोटल हो गया 3.3% ऑफ जीडीपी। और 2019-20 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसका ये 3 गुना है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार 10 लाख करोड़ कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका भी कुछ पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज होता है, मतलब एसेट्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो अगर हम सेंटर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में उस पैसे को भी जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये टोटल हो जाता है 13.7 लाख करोड़, मतलब 4.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है 50 साल के लिए। कितना टाइम पीरियड? 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो स्कीम चालू रहेगी, उस स्कीम को कंटिन्यू रखा गया है। ये स्कीम है वो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है। इस लोन का टर्म कितना होता है? 50 ईयर। और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करती है, मतलब 0% इंटरेस्ट पर लोन देती है। पर इसमें शर्त ये होती है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे। तो इस स्कीम को कंटिन्यू रखा गया है। गवर्नमेंट हैज़ कंटिन्यूड द 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर 1 more ईयर टू स्पर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू इंसेंटिवाइज देम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी एक्शंस। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में प्रमोशन को बढ़ावा मिले स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। रेलवेज के लिए 2.40 लाख का कैपिटल आउटले है। जो रेलवे सेक्टर है, रेलवे
2.40 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले रेलवे को दिया गया है। ये 9 टाइम्स है। 2013-14 में जो होता था रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका 9 गुना है ये 2.40 लाख करोड़, 9 टाइम्स द कैपिटल आउटले मेड इन 2013-14। ठीक है, ये फिगर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। रेलवे का कितना है? 2,40,000 करोड़। अब आगे चलते हैं। ये 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स विल बी रिवाइव्ड। ठीक है, ये किस लिए? रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स विल बी रिवाइव्ड। ठीक है, एक आगे एक आपको पता है RIDF क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट होता है। तो अगर कोई बैंक उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाता है तो वो पैसा किस फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है? उसको RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। तो ऐसे ही एक नया फंड बनाया गया है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जैसे RIDF होता था तो उसको तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते थे। ये जो होगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये एक नया फंड बनाया जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। लाइक RIDF विल बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल। इसका भी सोर्स वही होगा फाइनेंस का। जो बैंक्स अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे तो जो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको UIDF में डालना पड़ेगा, वो पैसा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई थी 1988 में। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, 1988 में ये एस्टेब्लिश किया गया था NHB एक्ट के थ्रू। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी इस फंड को मैनेज करेगी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। और इस फंड का यूज होगा टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये फंड यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ईजी ऑफ डूइंग, अनलिशिंग द पोटेंशियल। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो 39,000 कंप्लायंसेस हैव बीन रिड्यूस्ड, 3400 लीगल प्रोविजंस हैव बीन डिक्रिमिनलाइज्ड। एक जन विश्वास बिल भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, तो 42 सेंट्रल एक्ट को अमेंड करने के लिए। तो मतलब जो बिजनेस करने के लिए जो उनकी ज़रूरत होती है कि जैसे किसी क्लियरेंसेस की ज़रूरत है, टैक्स से संबंधित कंप्लायंसेस होते हैं, लेबर रिफॉर्म से संबंधित कंप्लायंसेस होते हैं, तो उन सबको आसान किया जा रहा है, डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। मतलब जैसे ये 3400 लीगल प्रोविजंस हैव बीन डिक्रिमिनलाइज्ड, मतलब उन लीगल प्रोविजंस को अगर अब कोई इंडस्ट्री नहीं फुलफिल करती है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ प्रोविजंस, ये 39,000 कंप्लायंसेस हैव बीन रिड्यूस्ड। किस लिए? ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कि ताकि बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करना और रन कराना आसान हो, तो लोग इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट हो, प्रोत्साहित हो, इसलिए ये किया गया है। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप इन टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे IITs या IIMs है तो इनमें 3 सेंटर बनाए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करने के लिए। एक एंटिटी डिजी लॉकर के नाम से लॉन्च की जाएगी। डिजी लॉकर विल बी सेटअप फॉर यूज बाय MSMEs, लार्ज बिजनेसेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये डिजी लॉकर क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि जैसे किसी बिजनेसेस को कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उनको डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली कैरी नहीं करना होगा, तो ये डिजी लॉकर में स्टोर कर दिया जाएगा। डिजी लॉकर की कोई ID रहेगी तो उसके माध्यम से उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को कैरी नहीं करना पड़ेगा हर जगह पर। जैसे ऑफिसेज में जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं इनको, बिजनेसेस को, MSMEs को, तो वैसा नहीं करना पड़ेगा। एक डिजी लॉकर उसके लिए बना दिया जाएगा।
for storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks and other business entities। जैसे बैंक्स में देख लो आप कि बैंक्स में जब आजकल क्या होता है कि कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक कस्टमर नंबर मिल जाता है। वो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, तो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी से एक कस्टमर नंबर मिल जाता है जहाँ पर केवाईसी ऑलरेडी अपडेटेड होता है, तो वो कस्टमर नंबर से दूसरा बैंक आराम से आपका डाटा एक्सेस कर लेता है। तो उसी टाइप की व्यवस्था बिजनेसेस के लिए की जाएगी। डिजी लॉकर के नाम से एक एंटिटी सेटअप की जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। एक ये मिशन नया मिशन है, लॉन्च किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए से 3 साल के लिए। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन, PMPVTG मिशन। प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन। ये किस लिए? उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। जो ये होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो ऐसे ट्राइब्स ग्रुप्स हैं, तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। टू सैचुरेट PVTG हैबिटेशंस विद बेसिक एम्यूनिटीज़। बेसिक एम्यूनिटीज़ क्या? जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर है, तो ये सब सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो। रेलवे सेक्टर के लिए कैपिटल आउटले 2.40 लाख करोड़, ऊपर भी बताया था मैं आपको, ये फिगर याद कर लेना। ये 9 गुना है 2013 में जो था, जो 2013-14 के बजट में जो कैपिटल आउटले था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए, तो उसका 9 गुना बढ़ा दिया गया है। 9 गुना हो गया है 2013 से अब तक, तो वो अभी है 2023-24 के बजट में 2.40 लाख करोड़। ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट है, लैब ग्रोन डायमंड्स। डायमंड्स एक तो नेचुरल डायमंड्स होते हैं और एक डायमंड्स होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स। ये आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं। कैसे? आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं, तो जो लैब में बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनको प्रमोट किया जाएगा ताकि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है और एक्सपोर्ट है, तो हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल कर सके और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सके। तो इनको लैब ग्रोन डायमंड्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट R&D ग्रांट प्रोवाइड करेगी लैब्स को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट, और कस्टम ड्यूटी घटाएगी। इसके लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने के लिए, तो उन रॉ मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट घटा देगी। ये लैब ग्रोन सीड्स की ज़रूरत पड़ती है लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने के लिए। ये लैब ग्रोन डायमंड है, आर्टिफिशियल डायमंड्स, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इनके प्रोडक्शन को, इनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी R&D ग्रांट के थ्रू, और कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर देगी रॉ मटेरियल पे। ठीक है, आगे चलो। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है। उसके लिए 19,700 करोड़ रुपए से वो चल रहा है मिशन। उसमें जो टारगेट है, टारगेट ये है प्रोडक्शन का कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होने लगे। हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है। आप सुनते रहते होंगे कि जैसे यूरोप में, जर्मनी वर्मनी में तो हाइड्रोजन से ट्रेन चलने लगी है, हाइड्रोजन ट्रेन होती है वहाँ पे। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन ट्रेन होगी, अगर हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर पाएंगे, तो जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तो उनका यूज कम होगा, इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउसेस गैसेस का प्रोडक्शन कम होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना है, तो इसलिए हम ऐसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन 19,700 करोड़ से, टारगेट है 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है। बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है इस टाइप के इनिशिएटिव्स के लिए, कि ताकि कार्बन का एमिशन कम से कम हो। बजट में 35,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, नेट जीरो ऑब्जेक्टिव, मतलब इस टाइप के इनिशिएटिव्स लेने के लिए जिससे जो हमारी इकोनॉमी है उसकी इंटेंसिटी, एमिशन इंटेंसिटी घटे, कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, और जो नेट जीरो का हमारा टारगेट है, वो नेट जीरो का टारगेट अचीव करने के लिए, नेट जीरो कार्बन का टारगेट अचीव करने के लिए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी।
लो कार्बन इंटेंसिटी की ओर इकोनॉमी मूव करेगी, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। इंडिया अपनी 70 से 75% ऑयल को इंपोर्ट करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो हमारी जो फॉसिल फ्यूल पर इंपोर्ट पर हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के लिए, जो हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से फॉसिल फ्यूल्स का पेट्रोल का इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर हमारी डिपेंडेंसी घटेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ के फील्ड में एक तो ये मिस्ती इनिशिएटिव है। मिस्ती ये मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए, जो अलोंग द कोस्ट लाइन, जैसे सुंदरबन आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, उड़ीसा में भितरकनिका। तो ऐसे स्थान पर मैनग्रोव्स नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जो उन स्थानों की सुनामी से सुरक्षा भी करते हैं। तो और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है मैनग्रोव्स में। तो मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन। ठीक है, एक ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, पीएम प्रणाम। ये किस लिए? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू प्रमोट यूसेज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनसे क्या होता है? इनसे पोल्यूशन होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स हम क्रॉप के लिए यूज करते हैं, तो वो पानी के साथ जब हम सिंचाई करते हैं तो वो भूमि के अंदर, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो वो जल का प्रदूषण भी करते हैं और भूमि का प्रदूषण भी करते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, साथ ही साथ सोयल पोल्यूशन भी करते हैं, भूमि को मतलब मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं। तो उनकी जगह पे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज हो, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैविक खाद होती हैं, तो उनके यूज को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम के नाम से एक स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसके तहत स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा। अमृत धरोहर, अमृत धरोहर भी नया इनिशिएटिव है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड होती है ना, वेटलैंड्स जिनको रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जा रहा है, तो उन वेटलैंड्स के लिए अमृत धरोहर, फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड्स, ये भी नया इनिशिएटिव है। आगे चलते हैं। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर गोवर्धन। गोवर्धन स्कीम पहले से चल रही है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। तो इस स्कीम के तहत 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स क्रिएट किए जाएंगे। जैसे वेस्ट टू एनर्जी, इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इन सब से एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, फिर उस एनर्जी को सेल करके इनकम होती है। उससे क्या होता है कि जैसे किसान है, तो किसान के पास जैसे धान की फसल होती है, तो जो भूसी होती है उसका भी यूज किया जाता है इसमें, वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए। जैसे किसान क्या करते थे कि धान की के बाद जो वो बचता है प्रोडक्ट, भूसी बोलते हैं उसको, तो अगर उसको जलाते थे तो उससे पोल्यूशन होता था। जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में पोल्यूशन का रीजन हरियाणा और पंजाब में जो धान की खेती करते हैं वो किसान है, क्योंकि वो उसमें खेतों में आग लगा देते थे। तो फिर ये गोवर्धन स्कीम शुरू की गई थी, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। तो उसमें जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चर के सेक्टर से वेस्ट, या एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर से, या फिर जैसे अर्बन म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, तो उन सब से एनर्जी बनाने के लिए प्लांट बनाए जाते हैं। तो ऐसे 500 प्लांट गोवर्धन स्कीम के तहत इस बार के बजट के अंतर्गत भी बनाए जाएंगे इस साल 2023-24 में। ठीक है, अब आगे अगले 3 साल के लिए वी विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। 3 साल में 1 करोड़ फार्मर्स को फैसिलिटेट करेंगे टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। ठीक है, will be set up creating a national level distributed macro fertilizer and pesticide मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। इनमें क्या होगा? इनमें भी मेनली वही है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे गांव में आपने देखा होगा
बायोगैस बनती है और उसी के साथ साथ खाद भी बनता है। जो बायोगैस प्लांट होते हैं, बायोगैस प्लांट में भी वेस्ट का यूज किया जाता है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर के वेस्ट है या एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट है, उनका यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? बायोगैस बनाने के लिए। बायोगैस में मेनली मीथेन होती है। तो उसी टाइप से ये 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी सेटअप, ये सेटअप किए जाएंगे। तो इनसे माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बनेगा नेचुरल तरीके से। तो उससे गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगले 3 साल में 1 करोड़ फार्मर्स को प्रमोट करेगी नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए, प्राकृतिक कृषि को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम हो। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स से जो भूजल है, भूजल प्रदूषित होता है और मिट्टी भी प्रदूषित होती है। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये था ग्रीन ग्रोथ में। अब आगे चलते हैं यूथ पावर। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। इस योजना के तहत जो यूथ है, यूथ को कौशल प्रदान किया जाता है, स्किल प्रदान की जाती है। तो इसी के अगला चरण इसका स्टार्ट किया जाएगा, 4th फेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ठीक है, टू स्किल लैक्स ऑफ यूथ विद इन नेक्स्ट 3 years। ठीक है, और 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स। जो हमारा यूथ है, यूथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और अन्य देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है जैसे कोई भी काम करने के लिए, तो उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए, ऐसी स्किल जो उनको इंटरनेशनली ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये भी बजट में बोला गया है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का की 4th फेज लॉन्च की जाएगी। और एक ये स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, द डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग विल बी फर्दर एक्सपेंडेड विद द लॉन्च ऑफ ए यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक ये बनाया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इससे क्या हो जाएगा? डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग। फिर क्या है कि यूथ अपने अकॉर्डिंग एक पोर्टल बन जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक पोर्टल टाइप या वेबसाइट या ऐप ऐसे। तो उस पर जैसे यूथ किसी को किसी भी स्किल की ज़रूरत है, सपोज वो कुछ भी ज़रूरत है, किसी आईटी स्किल की ज़रूरत है, बीपीओ से रिलेटेड कोई स्किल्स या कुछ भी, तो वो डिमांड ड्राइवन हो जाएगा। तो वो अपने हिसाब से उस पर अपलोड कर देगा कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्किल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उससे वो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 years। एक ये स्कीम है, ये ऑलरेडी चल रही है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसके तहत अगले 3 साल में 47 लाख यूथ को स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 years। ठीक है, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा टूरिज्म सेक्टर के प्रमोशन के लिए। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा। आगे चलते हैं, फिनेंशियल सेक्टर में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एक रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज को ताकि लोन आसानी से मिले, तो उसके लिए ये गारंटी स्कीम, रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज 9,000 करोड़ रुपए से एडिशनल है। क्योंकि क्या है ना, सीजीटीएमएससी एक संस्था है, सीजीटीएमएससी ये गारंटी प्रोवाइड करती है उन लोन्स की जो लोन बैंक एमएसएमईज को देते हैं। तो उसी में ये एडिशनल गारंटी प्रोवाइड करने के लिए 9,000 करोड़ का प्रोविज़न बजट में किया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो एमएसएमईज होती है उनको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा 2 लाख करोड़ का, और मतलब एडिशनल लोन उनको मिल जाएगा 2 लाख करोड़ का। तो उसके लिए बजट में 9,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है, रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज, ताकि एमएसएमईज को कोलेटरल फ्री लोन मिलता रहे, कोलेटरल फ्री लोन मिलता रहे। ये जो सीजीटीएमएससी होती है, ये एमएसएमईज को जो लोन बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनको बैंक्स को गारंटी प्रोवाइड करती है। तो जो एमएसएमई के ओनर्स होते हैं उनको कोई कोलेटरल नहीं देना होता है। ये जो जिस लोन की ये गारंटी प्रोवाइड करती है वो लोन कोलेटरल फ्री लोन होते हैं, 2 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन। तो कोलेटरल फ्री लोन ताकि एमएसएमईज को मिलते रहे, इसके लिए ये स्कीम एडिशनल है ये, क्योंकि ये स्कीम तो पहले से चल रही है सीजीटीएमएससी,
ऐसे ही उसमें जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें भी नेशनल क्रेडिट गारंटी एनसीजीटीसी होता है, एनसीजीटीसी नेशनल क्रेडिट गारंटी, एक संस्था है नेशनल क्रेडिट गारंटी। तो ये जो मुद्रा होती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उसको गारंटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, गारंटी पर। ऐसे ये सीजीटीएमएससी, ये तो 10 लाख तक है मुद्रा में, तो सीजीटीएमएससी में 2 करोड़ तक है। तो सीजीटी अगर 10 लाख से ऊपर है तो फिर सीजीटीएमएससी से गारंटी प्रोवाइड की जाती है। और अगर 10 लाख से कम है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत फाइनेंस किया गया है तो फिर एनसीजीटीसी से, ठीक है। एक ये नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप की जाएगी। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री विल बी सेटअप टू सर्व एज द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंड एंसिलरी इंफॉर्मेशन। ये क्या है, फाइनेंशियल और एंसिलरी इंफॉर्मेशंस को रिस्टोर करने के लिए एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी काम करेगी नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो आरबीआई की हेल्प से इसको डिज़ाइन किया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा 2023-24 में। ये भी ऐसा भी बजट में बोला गया है, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। चलिए आगे चलते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है इस बार के बजट में, सीबीजी मैंडेट। सीबीजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस। ये है सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस। सीबीजी मैंडेट का मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ कंपनीज है जो नेचुरल गैस बेचती है इंडिया में, जैसे आप सीएनजी सुना होगा आपने कि कार में सीएनजी यूज होती है, ऑटो भी आते हैं सीएनजी के, अब तो बस भी चलती है सीएनजी से। तो जो भी कंपनीज नेचुरल गैस इंडिया में बेचती है सीएनजी, तो उनको उसमें 5% सीबीजी मिलानी होगी, कंप्रेस्ड बायोगैस मिलानी होगी। मतलब नेचुरल गैस में, यह नेचुरल गैस, इसमें सीबीजी मिलाई जाएगी 5%। जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है, तो ऐसे ही नेचुरल गैस में सीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस मिलाई जाएगी, ठीक है। पुशिंग फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसकी ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस। जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम आपने सुना होगा, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। तो ऐसे ही नेचुरल गैस में सीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस मिलाई जाएगी ताकि उसका पोल्यूशन कम से कम हो। और दूसरी चीज़ है कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, फ्यूल का कम से कम इंपोर्ट करना पड़े, क्योंकि बायोगैस तो हम वेस्ट से बना सकते हैं, वेस्ट से अपने देश के अंदर ही उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। आगे एक ये प्रोविज़न किया गया है 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग ऐप्स। जो ऐप्स होती है उनको डेवलप करने के लिए 100 लैब्स बनाई जाएगी। यूजिंग 5G सर्विसेज विल बी सेटअप इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है जैसे IITs है, NITs है एंड अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, उनमें 100 लैब्स बनाई जाएगी फॉर डेवलपिंग ऐप्स, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिटी मॉल्स, ये वर्ड भी याद कर देना। स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट एनकरेज करेगी अपने यहाँ पर यूनिटी मॉल्स खोलने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट कैपिटल में या किसी भी शहर में यूनिटी मॉल खोलेगी, जिसके लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। यूनिटी मॉल्स में काम क्या होगा, यूनिटी मॉल्स में फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ, एक स्कीम चल रही है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो जो उस स्कीम के तहत जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, या जीआई, जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, या फिर हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जीआई टैग प्रोडक्ट, या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको, उनकी मार्केटिंग की जाएगी, उनको सेल किया जाएगा यूनिटी मॉल्स के थ्रू, यूनिटी मॉल्स के थ्रू, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में 2 और इनिशिएटिव हैं। एक है महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र, जैसे एनएससी होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, आपने सुना हुआ होगा एनएससी के बारे में। तो वैसे ही एक स्कीम शुरू की जाएगी, महिला सम्मान बचत पत्र।
ये वन टाइम होगी, मतलब एक महिला एक ही बार इसका लाभ ले सकती है। ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम, ये बचत स्कीम है, बचत करने के लिए है। 2 साल के लिए, 2 साल इसका टाइम पीरियड होगा। 2 साल के लिए 2 लाख या 2 लाख से कम पैसा महिला डिपॉजिट करा सकती है 7.5% इंटरेस्ट रेट पे। मार्केट में या बैंक में कोई भी इंटरेस्ट रेट हो उससे मतलब नहीं है, इस स्कीम में 7.5% इंटरेस्ट रेट महिलाओं को मिलेगा 2 लाख तक के डिपॉजिट के लिए 2 साल तक। तो ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, महिला सम्मान बचत पत्र। ठीक है, एक दूसरी, एक ऑलरेडी 1995 से एक स्कीम चलती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 1995 से चल रही है ये स्कीम। इसमें जो मैक्सिमम डिपॉजिट किस होता था वो पहले 15 लाख होता था मैक्सिमम डिपॉजिट, इस 15 लाख को बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है वरिष्ठ नागरिकों के फायदे के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है, 30 लाख कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट मैं आपको बता दिया था, इस बार 23-24 में 5.9% ऑफ जीडीपी। स्टेट्स के लिए क्या है, ये स्टेट्स के केस में होता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 3.5%, ये स्टेट्स के लिए अलाउड फॉर स्टेट्स। इसमें से 3.5 में से 0.5% होता है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि जो स्टेट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नॉर्मली लॉस में चलती रहती है, तो उनमें कुछ एक उदय स्कीम लॉन्च की गई थी, उनमें रिफॉर्म्स को लाने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, पावर डिस्कॉम्स में, तो उसके लिए उनको 0.5% की छूट दी गई है इसमें फिस्कल डेफिसिट में। तो स्टेट्स कितनी तक रख सकते हैं, 3.5% ऑफ जीएसडीपी। और अभी सेंटर की कितनी है फिस्कल डेफिसिट, 5.9% ऑफ जीडीपी 2023-24 में, जो इस बार के बजट में बताया गया था। फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ को फॉलो करने की कोशिश की गई है और एक टारगेट सेट किया गया है 4.5%। जो फिस्कल डेफिसिट अभी 5.9% ऑफ जीडीपी है, इसको घटाकर इसको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके 2025-26 तक 4.5% ऑफ जीडीपी के स्तर पर लाना है। जीडीपी का 4.5% इसको फिस्कल डेफिसिट को, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मैं आपको बताया था, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट जितनी ज़्यादा है इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा लोन ले रही है, बोरो कर रही है, तो वो एक हेल्दी साइन नहीं होता है इकोनॉमी के लिए, इसलिए उसको कम करना है। तो उसको 5.9% से घटाकर 4.5% पर लाना है 2025-26 तक। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो भी मैं मेरे चैनल पर है, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, और इसके ऊपर इसका रिव्यू करने के लिए, इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए एक NK सिंह कमेटी बनाई गई थी। इन दोनों पर मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, इकोनॉमी के सेक्शन में आप देख सकते हो। फिस्कल पॉलिसी पर भी वीडियो पड़ी है, वो भी आप देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। बजट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, ये देख लो, डिफेंस का बजट सबसे बड़ा है, 5,94,000 करोड़ का बजट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का 2,70,000 का, ये लाख करोड़ में है, ये इन लाख करोड़, इन रुपीज़ लाख करोड़। रेलवेज का 2.41 लाख करोड़। कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का 2.06 लाख करोड़। रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का बजट है 1.60 लाख करोड़। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का बजट है 1.25 लाख करोड़। कुछ स्कीम्स का देख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है कि कितना एलोकेशन बजट में किया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है, ये 66% की वृद्धि की गई है इस स्कीम के बजट में। ठीक है, जो लास्ट ईयर था, लास्ट के जो पिछले बजट में था, पिछले फिनेंशियल ईयर में, उससे 66% की वृद्धि इसमें की गई है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना 79,000 करोड़। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1,250 करोड़। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन जिसके तहत 2024 तक नल के थ्रू पानी घर घर में प्रदान करना है, हर घर नल से जल, ऐसा स्लोगन है ना इस स्कीम का, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल।
तो इस स्कीम के लिए 70,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए 5,943 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। फेम स्कीम के लिए 5,172 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। ये फेम स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस स्कीम के लिए 5,172 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। एक ये है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 2,491 करोड़, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, जो 8 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, उनके लिए ये 2,491 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता दिया था कि जो टैक्स रिबेट लिमिट है वो 7 लाख कर दी गई है। अगर किसी की इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 7 लाख से ऊपर है तो फिर टैक्स लगेगा, जो नीचे दिए गए हैं ये। इफ़ इनकम इज लेस देन और इक्वल टू से 1 लाख, इनकम टैक्स नील रहेगा। अगर टोटल इनकम 7 लाख से कम है या 7 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील रहेगा। अगर इनकम 7 लाख से ज़्यादा होती है तो फिर इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। 3 लाख तक नील, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और अबोव 15 लाख 30%। ठीक है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, देख लेना। ये तो ऊपर वाला है न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, और ये नीचे वाला है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, जो पहले से चला आ रहा है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में कोई वो जो सेविंग्स करते थे 80C और उनमें उसका प्रोविज़न नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। पर्सन्स आर फ्री टू चूज आइदर द ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम फॉर टैक्स पेमेंट। ये ऑप्शन अभी भी दिया गया है, जो जिस टैक्स रिजीम को भी अडॉप्ट करना चाहता है इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए कर सकता है फ्री। चलिए, इनकम टैक्स में 1-2 प्रोविज़न और थे इम्पोर्टेंट। जिनकी 5 करोड़ से ऊपर इनकम होती है, इनकम है वो 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर वो इनकम वालों पर जो सरचार्ज लगता था वो पहले 37% लगता था, इसको घटा दिया गया है, 25% कर दिया गया है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करता है, न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करता है, तो सरचार्ज कितना रहेगा, 25%, जो पहले 37% था। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट होता है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था ये, इसको न्यू टैक्स रिजीम में भी एक्सटेंड कर दिया गया इस बेनिफिट को। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, एक ये टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, किस पे, लीव एनकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसकी जो छुट्टियां बची हुई होती है तो उनका वो लीव एनकेशमेंट मिलता है उसको रिटायरमेंट पर। तो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ को जो उनके रिटायरमेंट पर लीव एनकेशमेंट मिलेगा तो वो 25 लाख तक टैक्स फ्री होगा। इंक्रीजिंग टैक्स एग्जम्पशन लिमिट टू ₹25 लाख ऑन लीव एनकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़। वो 25 लाख तक लीव एनकेशमेंट टैक्स फ्री होगा। ये 4-5 बातें और बची है बजट से संबंधित। देखो, आर्टिकल 266 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को गठित किया गया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। इस निधि से कोई भी पैसा निकालने के लिए, भाई सरकार कहाँ से खर्च करेगी, इस निधि से पैसा निकालेगी तब खर्च करेगी, पर इस निधि से कोई भी पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिकल 266 के तहत पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारा शब्द है बजट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड का यूज किया गया है, जिसको हम बजट बोल देते हैं आम भाषा में, प्रचलित भाषा में।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल वार्षिक फाइनेंशियल वित्तीय स्टेटमेंट विवरण। तो अगर आपसे मान लिया क्वेश्चन पूछता है कि बजट का क्या कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया, तो आपका उत्तर होगा नो, नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 112 में बजट के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज किया गया है। बजट को प्रिपेयर कौन सा डिपार्टमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसमें होता है बजट डिवीजन। इसी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में दो डिवीजन होते हैं, एक बजट डिवीजन है, दूसरा डिवीजन होता है इकोनॉमिक डिवीजन। इकोनॉमिक डिवीजन, ये बजट डिवीजन तो बजट को प्रिपेयर करता है और ये इकोनॉमिक डिवीजन प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे को समझ गए? कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर है बजट डिवीजन। ठीक है। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पिछले 9 साल में, 9 साल पहले इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, तो यहाँ से 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ग्रोथ करते हुए आज इंडिया वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। पर कैपिटा इनकम ही हमारी पिछले 9 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल क्या, डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है। मोर देन डबल्ड कहिए, यहाँ पे हम कहेंगे मोर देन डबल्ड टू ₹1.97 लाख। यह है पर कैपिटा इनकम। अगर हम पूरी कंट्री की इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ये कितनी हो गई है? 1.97 लाख। ये पिछले 9 साल में मोर देन डबल्ड हो गई है। एक फूड ग्रेन, फूड ग्रेन्स जो अभी कोरोना के टाइम पर 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स टू ओवर 80 करोड़ पर्सन्स फॉर 28 मंथ, 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया कोरोना के टाइम पर। ठीक है। अभी फिलहाल भी जनवरी 1, 2023 से 1 साल के लिए फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है टू ऑल अंत्योदय, जो सबसे गरीब है, अंत्योदय, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, जो सबसे अंतिम पायदान पर है, उन लोगों को 1 साल के लिए फ्री फूड ग्रेन अभी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जनवरी 1, 2023 से इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। एजुकेशन के सेक्टर पर अभी गवर्नमेंट 2.9% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये भी एक अच्छा साइन है, बढ़ रहा है। ये शायद 2019-20 में 2.8% ऑफ जीडीपी था एजुकेशन के सेक्टर में। कब? 2018-19 में। अब 2022-23 में कितना है? 2.9% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के सेक्टर में। ठीक है। तो चलिए, ये बजट आपका ख़त्म होता है। इसके ऊपर एक वीडियो और हम एमसीक्यू का वीडियो बनाएंगे। अगर बजट में से कोई फैक्ट बचा हुआ होगा तो उसको हम उस वीडियो में कवर कर देंगे। धन्यवाद।